गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, शांत मन से बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। ध्यान केंद्रित रखें और आप एकाग्रता से काम करें। आप क्या कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है जियोग्राफी का सेशन है, और जियोग्राफी के सेशन में पिछला जो सेशन था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। ठीक है, मुख्य हिमालय है क्या? देखिए, मुख्य हिमालय ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहीं से होकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र को कहते हैं मुख्य हिमालय वाला क्षेत्र, क्योंकि यहीं पे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए। देखिए, इसका विस्तार समझते हैं हम लोग। मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु व दिहांग, यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि सिंधु नदी जाती है यहीं से, और दिहांग दोनों के क्या पड़ता है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में पड़ता है कौन, मुख्य हिमालय। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी व पूर्वी अक्ष संघी मोड़ के बाद हिमालय का विस्तार। अब देखिए, एक यहाँ पे होता है अक्ष संघी मोड़। क्या होता है बेटा, अक्ष संघी मोड़। ये ठीक लद्दाख के बगल में होता है अक्ष संघी मोड़। तो ये क्या करता है कि ऐसे मोड़ देता है चीजों को, ठीक है, और ये मोड़ देता है तो यहाँ से गुजर जाती है। अब देखिए, जो होगा कि अक्ष संघी मोड़ के बाद हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, तो मैप के माध्यम से आप लोग समझे। लेकिन पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में सुलेमान व किरधर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुलेमान व किरधर श्रेणी। और म्यांमार में इसको क्या कहा जाता है, म्यांमार में, पाकिस्तान में तो सुलेमान व किरधर श्रेणी कहा जाता है, तो म्यांमार में इसको क्या कहा जाएगा, मुख्य हिमालय को, तो म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा। क्या कहा जाता है, अराकान योमा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मुख्य हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो बताइएगा सुलेमान व किरधर श्रेणी। और जब आपसे पूछा जाए कि इसी हिमालय को मुख्य हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा क्या, अराकान योमा, अराकान योमा। अब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बृहद हिमालय से बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आपसे बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, बृहद का मतलब बड़ा। तो बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह हिमालय की सबसे लंबी व ऊंची श्रेणी है। तो आप लोग समझ जाइए कि हिमालय की जो सबसे ऊंची और लंबी श्रेणी है, उसी को कहा जाता है बृहद हिमालय। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, इसका विस्तार नंगा पर्वत एवं नामचा बरवा चोटियों के मध्य है। आपको नंगा पर्वत और नामचा बरवा चोटी पढ़ाया गया था, इन्हीं के मध्य देखिए बृहद हिमालय का विस्तार क्षेत्र है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। इसके क्रोड में ग्रेनाइट शैलें पाई जाती हैं। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्रेनाइट शैलें कहाँ पाई जाती हैं, तो बताइएगा बृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे, क्रोड में। कहाँ पे, क्रोड में। आगे बढ़ते हैं। हिमाच्छादित रहने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो अगर ये हिमाच्छादित रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, हिमाद्री बोला जाएगा। अब आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको भूल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। लेकिन इसको भूल गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जियोग्राफी आता है, तो एक क्वेश्चन जरूर चोटी से रहता है, एक क्वेश्चन जरूर दर्रा से रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। देखिए, बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं, कौन कौन सी चोटी हैं, मैं नंबर क्रम में बताऊंगा। ठीक है, सब चोटियां यहाँ देखिए लगी हुई है ऊपर। बात समझ रहे हैं, यही सब चोटियां बृहद हिमालय की सब इसी में लगी हुई हैं। तो नंबर क्रम से जो होता है कि सबसे बड़ी चोटी कौन है, उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है, तो हम क्रम से सबको बता दे रहे हैं। आप लोग क्रम से ही रट जाइएगा, कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या करिए, कर जाइएगा। ठीक है, देखिए, माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट कहीं किताब में दिया रहता है कि 8,850 और यहाँ दिया देखिए 8,848.86, ठीक है। तो आप कहीं भी 8,800 अगर 50 भी आ जाए तो कर लीजिएगा, 49 भी आ जाए तो कर लीजिएगा, 48.86 आ जाए तब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो हिमालय की चोटियाँ होती हैं, एवरेस्ट होते हैं, या कह लीजिए कोई भी पहाड़ होती है बड़ी, तो क्या होती है थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो आप लोग जिस हिसाब से ऑप्शन देगा उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंचनजुंगा दूसरे नंबर पे आती है, कंचनजुंगा या कंचनजंगा जिसको बोलते हैं। तो ये कितनी है, इसकी लंबाई 8,598 मीटर। सबसे बड़ी चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई, आप लोगों को पता हो गया। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है, जो कि अपने भारत में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, बात समझ गए। लेकिन ये जो चोटी है कंचनजंगा, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो बृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय अलग चीज था, उसमें केटू था, क्या था, केटू। लेकिन ये बात हो रही है कंचनजंगा की, ट्रांस हिमालय अलग है और बृहद हिमालय अलग है। लोग इसको पढ़ते नहीं है अच्छे से, हम लोग भी गलतियां किए हैं, ठीक है। जहाँ पे केटू मानना है वहाँ कंचनजंगा, सॉरी वहाँ माउंट एवरेस्ट कर दिए या कंचनजंगा कर दिए, तो हम लोग को दिक्कत होते हैं। जब ट्रांस हिमालय में पूछेगा तो आप केटू लगाइएगा, और जब इसमें पूछेगा बृहद हिमालय में तो क्या लगाइएगा, बृहद हिमालय में कंचनजंगा। बात समझ गए। तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 8,598 मीटर है। पूछेगा कि कहाँ पे पड़ता है तो बताइएगा सिक्किम में पड़ता है। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि नहीं है, तो है। तो और बृहद हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताइएगा कि बृहद हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बताइएगा, कंचनजंगा। क्या बताइएगा, पढ़ा जाता है जंगा, लिखा जाता है जुंगा। बात समझ में आ रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए मकालू है, मकालू इसके बाद जो कह लीजिए ऊंचाई में स्थान आता है, तो मकालू का आता है। मकालू जो है 8,481 मीटर है। कितना बेटा, 8,481 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। देखिए ज्यादातर जो पर्वतें हैं नेपाल में पड़ती हैं, क्योंकि नेपाल का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो आप लोग ज्यादातर नेपाल तो याद करेंगे ही, 2-4 ऐसे मिलेंगे, 5 ऐसे मिलेंगे कि जिसको बस याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। जैसे इसको कंचनजंगा को याद कर लेना कि भारत के सिक्किम में है, और माउंट एवरेस्ट को याद कर लेना, ठीक है। इधर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया था, कैलाश पर्वत की बात। ट्रांस हिमालय जब हम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बेटा, ट्रांस हिमालय। तो जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे थे तो ट्रांस हिमालय के बीच जब काराकोरम श्रेणी पढ़ा रहे थे, उसी के ऊपर लिख लीजिएगा कि कैलाश जो पर्वत पड़ती है ये तिब्बत में पड़ती है। कैलाश पर्वत कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। तो आप क्या करिएगा, स्टार बना के ट्रांस हिमालय के अंदर उसको लिख लीजिएगा कि तिब्बत में कौन सी पड़ता है, सॉरी कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ पड़ता है, तिब्बत में, उसको लिख लीजिएगा वहां पे। अब यहाँ आ जाइए बृहद हिमालय में। देखिए मकालू जो क्षेत्र है, मकालू क्षेत्र 8,481 मीटर है, और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है बेटा, नेपाल में। अब बात आती है कि धौलागिर, धौलागिर। तो धौलागिर की ऊंचाई कितनी है, 8,172 मीटर। ये भी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है बेटा, नेपाल में। उसके बाद मसालू पर्वत, मनसालू पर्वत। मनसालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,163 मीटर। 8,163 मीटर। ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है। इसके बाद आता है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है, और ये अपने भारत में पड़ता है। किस क्षेत्र में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहीं पे क्षेत्र है। पहले ये जम्मू कश्मीर का था, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो इसी क्षेत्र में नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत 8,126 मीटर है, कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अन्नपूर्णा पर्वत। कौन सा बेटा, अन्नपूर्णा पर्वत। ये 78 मीटर है, 8,000
78 मीटर। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नोट कीजिए। देखिए इसके बाद नंदा देवी आता है। कौन सा क्रम में? नंदा देवी पर्वत आता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तराखंड में। इसकी जो कुल ऊंचाई है 7817 मीटर है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद आता है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, ये भी पड़ता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तीसरा आता है नामचा बरवा दर्रा। आप लोग सॉरी नामचा बरवा पर्वत जो है ये 7756 मीटर, ये भी सेम है, कामेत के बराबर ही है, थोड़ा थोड़ा घटती बढ़ती रहती है सब। तो ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। कहाँ पड़ती है बेटा? तिब्बत में। आगे देखिए यूरला मंदाता पर्वत कहाँ पड़ती है? सॉरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7726 मीटर, ये भी पड़ती है कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पड़ती है? नेपाल में। तो ये हमारा जो पर्वत का रहा ऊंचाई वाला क्रम, देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, जो परीक्षा में पूछता है आपसे उतना तो हम लोग याद कर ही सकते हैं। देखिए कैसे याद करते हैं। कंचन अपने भाई मकालू के, कंचन समझ में आ रही है? माउंट एवरेस्ट के बाद कंचन है ना, कंचनजंगा। तो कंचन अपने भाई मकालू के साथ धौलागिरी गई, तो कंचन के बाद क्या पड़ा? मकालू। मकालू के बाद क्या पड़ा? धौलागिरी। जब धौलागिरी गई तो जहां उसका छोटा भाई मसालू, उसके बाद कौन सा पर्वत पड़ा? मसालू। वहीं पर नंगा क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। तो उसके बाद मसालू के बाद कौन सा आ गया? नंगा पर्वत। कौन सा आ गया? नंगा पर्वत। हुआ क्या कि और मां अन्नपूर्णा, मौसी नंदा वहां पर मिले। उसके बाद क्या हुआ? जब नंगा दौड़ रहा था तो वहीं पे मुलाकात हुई अन्नपूर्णा से। मम्मी अन्नपूर्णा और मौसी बहुत खतरनाक होती हैं, और मासी कहाँ पे? नंदा, वहां पर मिले। तो क्रम समझ में आया? देखिए कंचनजंगा, फिर भाई है क्या? मकालू के साथ गई कौन सा? धौलागिरी। जहां उसका छोटा भाई मसालू, वहीं पर नंगा दौड़ रहा था, नंगा पर्वत। उसके बाद मम्मी अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा और मौसी नंदा वहीं पर मिले। तो क्रम समझ में आया? क्रम समझ में आया कि नहीं? और जो ऊंचाई होगी अपना याद कर लेना, ये ट्रिक रहेगा जिसके पास याद। कंचन अपने भाई मकालू के साथ धौलागिरी गई, जहां उसका छोटा भाई मसालू वहीं पर नंगा दौड़ रहा था, और मां अन्नपूर्णा, मौसी नंदा वहीं पर मिले। जिसको ये बातें याद रहेंगी, क्या होगा कि पर्वत का क्रम उसको याद रहेगा। और बाकी ऊंचाई जो है अपना याद कर लीजिए। ऊंचाई में क्या याद करना है? ज्यादातर जो भारत के क्षेत्रों में है, ठीक है, पर्वत, उसी का ऊंचाई याद करो, क्योंकि वही एग्जाम में ज्यादातर आता है। और ऊपर से याद कर लो 2-3 की ऊंचाई, ठीक है। और जो सबसे नीचे है उसका याद कर लो। बस उतना में आपका क्या होगा? कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी निकल जाएगा। आगे देखिए, बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब हम लोग पढ़ते हैं दर्रे। क्या पढ़ेंगे? दर्रे। दर्रे समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बृहद हिमालय के दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बृहद हिमालय देखिए ध्यान से, सभी लोग घर पे जाके मैप सभी लोगों के पास होगा, मैप निकाल के लद्दाख में बुर्जिले दर्रे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा उस तरह जाके लिख लीजिएगा, ठीक है। और पर्वत में भी बताया हूं, सब पर्वत का एक मैप लेकर पर्वत में अपना एरो बना के सबको लिख लीजिएगा, पर्वत को ऊंचाई सहित, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दर्रे की ओर। देखिए बुर्जिल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा जो है बेटा, ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ये हमारा जो ऊपर भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यहीं पे सबसे लद्दाख पड़ता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आपसे बुर्जिल दर्रा की जब बात होगी तो बताइएगा लद्दाख में पड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? दर्रे होंगे तो जोड़ेंगे ही ना एक दूसरे को, क्योंकि जोड़ने के काम में आते हैं। तो ये जोड़ता है श्रीनगर और गिलगिट। गिलगिट जो किसका क्षेत्र है? चाइना का, जहां पे झगड़ा वड़ा होता है, सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है, मैं पढ़ाया था ना। आगे देखिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा
बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पड़ता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहले जम्मू में ही था, लेकिन थोड़ा बंटने की वजह से इस दर्रे को कहाँ रखा गया, दोनों में रखा गया। तो ये किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को। तो अगर जोजिला दर्रा की बात आएगी तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा लगा लेना हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि देखिए हिमाचल का ही क्षेत्र है, ये लद्दाख के नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है दर्रा, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। और ये किसको किसको जोड़ेगा, मनाली को और लेह को। अगर आप खूब पैसे कमा लीजिएगा तो आप जाइएगा मनाली, घूम के आइएगा। मनाली, मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, श्रीनगर। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं आपकी मौसम वहाँ पे जो होता है, ठंडी का वातावरण होता है और घूमने लायक होता है। वहीं पे बर्फ़ गिरती है, कितना सुहावना मौसम होगा, एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए। और पेड़ भी होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये दर्रे भी वहीं हैं, पर्वत भी देख रहे हो, सब लद्दाख और तिब्बत और कहाँ पे है ना, पाए जा रहे हैं ना। तो इस चीज को आप समझिए। शिवकिला दर्रा, इसके बाद कौन सा आता है, शिवकिला दर्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे बेटा, हिमाचल प्रदेश में। और ये किसको किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। और इसी दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत से। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, तो क्या बताइएगा, शिवकिला दर्रा। इसको मत भूलिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा। और शिवकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, हिमाचल और तिब्बत को। आगे देखिए, उसके बाद आता है उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रे जो होते हैं, 4-5 दर्रे हैं मुख्य मुख्य, इसको याद कर लेना। पहला देखें मूलीगला, कौन सा बेटा, मूलीगला दर्रा। फिर मांगसाधुरा दर्रा, कौन सा, मांगसाधुरा दर्रा। उसके बाद मनाला दर्रा या मानला दर्रा। तीसरा नेक्स्ट है नीति दर्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति दर्रे उत्तराखंड, नीति दर्रे उत्तराखंड, नीति दर्रे उत्तराखंड। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रे, कौन है, लिपुलेख दर्रे। लेकिन ये सब उत्तराखंड में पड़ते हैं और जोड़ते किसको हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को, उत्तराखंड और तिब्बत को। तो एक लिपुलेख दर्रे से क्वेश्चन आता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से की जाती है। देखिए पहले, अब तो बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं और पर्वत हैं, सॉरी दर्रे हैं, जैसे नंगा पर्वत हो गया, और भी कई ठो हैं जहाँ पे कैलाश पर्वत की यात्रा आराम से की जाती है। वहाँ पे क्या लोग भी जा रहे हैं और साधन भी उपलब्ध हो जा रहे हैं। लेकिन इस दर्रे से पहले हमारे साधु महात्मा जो थे, संत थे, क्योंकि इस दर्रे से थोड़ा टाइम तो लगता जरूर है, लेकिन पैदल आराम से यात्रा की जा सकती है। तो इस दर्रे से पहले हम लोगों के साधु संत जो थे, तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, ये सब इसी दर्रे से होकर जाते थे। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा क्या करता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से की जाती है, और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी यात्रा भी है। ठीक है, हम लोग भारत के लोग हैं, भारत में निवास करने वाले लोग हैं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों के जो भी जहाँ भी मंदिरें हैं या जहाँ भी हिंदू धर्म का थोड़ा सा आस्था का प्रतीक है, वहाँ पे सोचिए कि फोर्स को लगाकर हम लोग यात्रा करते हैं। भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चाहे देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ भी फौज लगी हुई है पूरी। विश्वनाथ जी भी देखिए, वहाँ भी फौज लगी हुई है। हम लोग मानसरोवर यात्रा कैलाश की करने जाते हैं, वहाँ भी देखिए बिना फौज के नहीं होता है, नहीं तो कुछ न कुछ विस्फोट हो जाते हैं, आतंकवादी कुछ न कुछ घटना करते हैं। तो हम लोगों को सोचने की विषय ये भी है। ठीक है, और ये सब घटनाएं जो हो रही है, ये सरकार दूर नहीं कर सकती है, हम खुद दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का विषय है, इसको दूर केवल भारत की जनता ही कर सकती है, जो कि अपने बुद्धि और सोच के हिसाब से। ठीक है, लड़ाने वालों को नहीं, जगाने वालों को लाइए। ठीक है, देखिए तब ये क्या है कि, और बाकी के दर्रे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। देखिए नाथुला दर्रा है, हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ रहे थे। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, कहाँ पड़ता है बेटा, सिक्किम में। तो आप लोग जो सिक्किम का भाग है, मैप में देखिएगा सिक्किम आपको दिखाई देगा।
तो जो सिक्किम का भाग है उसमें आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे सिक्किम है तो इसको क्या करिएगा कि दर्शा लीजिएगा मैप में, जो मैप बोला था मैप की नेट से निकलवा लीजिएगा आप लोग, वहीं पे दर्शा लीजिएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। और देखिए जोड़ता किन किन को है, ये गंगटोक, सिक्किम में गंगटोक पड़ता है, गंगटोक प्लस लासा जो कि तिब्बत में पड़ता है, ये जोड़ता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में आ जाए कि जो नाथुला दर्रा है किसको किसको जोड़ता है, तो आप बताइएगा लासा और गंगटोक को। लासा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। और गंगटोक कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और ये जो दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। बात समझे? 3 क्वेश्चन समझ में आई बात। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जेलेपा, जेलेपा दर्रा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है कि देखिए जेलेपा दर्रा पड़ता कहाँ पे? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। और ये किसको किसको जोड़ता है? कालिम्पोंग जो कि पश्चिम बंगाल में, इसको जोड़ता है। और इधर तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है बेटा? तिब्बत को। किसको जोड़ता है? तिब्बत को। तो आप लोग जेलेपा और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम में है, पहले तो ये याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज याद कर लीजिएगा किसको किसको जोड़ते हैं, तो जेलेपा जोड़ता है पश्चिम बंगाल प्लस तिब्बत को। पश्चिम बंगाल के किस स्थान को? तो जोड़ता है कालिम्पोंग को। किस स्थान को? कालिम्पोंग को। ये हमारे दर्रे आज क्या हुए? समाप्त हुए। अब हम लोग दर्रे के बाद जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बृहद हिमालय के प्रमुख हिमखंड पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि बृहद हिमालय की बात हो रही है, हमने पढ़ाया आप लोगों को ट्रांस हिमालय पढ़ाया, उसमें जितने भी श्रेणियाँ थी, काराकोरम श्रेणी से लेकर जास्कर श्रेणी से लेकर लद्दाख श्रेणी से लेकर सबको बताया। अब जब बात हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय, बृहद हिमालय के बारे में, तो उनके बारे में, दर्रे के बारे में समझे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमखंड के बारे में, ग्लेशियर के बारे में। आप लोगों को हम ग्लेशियर पढ़ा भी दिए थे, लेकिन जब टॉपिक बृहद हिमालय की हो रही है तो इसमें से जो भी ग्लेशियर होगा उसको पढ़ाया जाएगा। बस हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं उसको जान लेना है, बाकी हम फैक्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या कि गंगोत्री है, आप लोग को पता होगा कि गंगोत्री गोमुख गंगा नदी कहाँ से निकली है। जब मैं गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहा था तभी बताया था आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये गंगा नदी तंत्र है या गोमुख है, गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो लेकिन देखिए इसको समझिए, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी का नाम ही क्या है? गंगा। उसको आगे आइए, बंदरपूछ हिमानी ग्लेशियर कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है। इनमें से कौन सा निकलती है बेटा? बंदरपूछ हिमानी से यमुना निकलती है। आप लोग ध्यान से समझिए, गोमुख गंगोत्री से कौन सी नदी? भागीरथी निकलती है। भागीरथी को ही गंगा और कोई देश में पद्मा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बंदरपूछ हिमानी, बंदरपूछ हिमानी से कौन सा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता नहीं रहेगा क्योंकि ये ग्लेशियर से ही निकलती है। तो आपको जब पता रहेगा कि बंदरपूछ हिमानी ग्लेशियर से निकलती है तो आप लोग टिक लगा ले जाओगे। आगे देखिए, चोराबाड़ी ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। तो मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, संतोपथी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? संतोपथी ग्लेशियर से मंदाकिनी, सॉरी, यहां से संतोपथी ग्लेशियर से अलकनंदा का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र बेटा? अलकनंदा का क्षेत्र है। आपसे पूछ लिया जाए कि अलकनंदा किस नदी से निकलती है, तो आप क्या बता सकते हैं कि सॉरी, अलकनंदा नदी किससे निकलती है, तो आप बताइएगा क्या? संतोपथी ग्लेशियर से, ठीक है। आगे देखिए, मिलाम ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर बेटा? मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा नदी निकलती है। मिलाम ग्लेशियर से मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बेटा? गौरी गंगा निकलती है। कौन सी निकलती है? गौरी गंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी हैं, जैसे कि पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है?
पिंडरी नदी का, किस नदी का, पिंडरी नदी का। रामकाना ग्लेशियर से किस नदी का, यह धौली गंगा का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है बेटा, धौली गंगा का। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रामकाना ग्लेशियर जो है यह धौली गंगा का क्षेत्र है और बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है बेटा, 600 मीटर। बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर। अब बृहद हिमालय की ऊंचाई की बात करते हैं तो बृहद हिमालय कितना है, 600 मीटर है। बात समझ गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय। आप लोगों को मैं बताया था कि देखिए बृहद हिमालय मतलब बड़का, बात समझ रहे हैं, जो बड़ा पहाड़ रहेगा उसी को बृहद हिमालय कहेंगे, और लघु हिमालय थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा, ठीक है। इसके बीच में जब ये पास नजदीक आएगा, यहाँ पे आप पूरा कचरा क्या करेंगे, भरेंगे, तो जब नजदीक आएगा तो ये दबाएगा, तो ये क्या करेगा, उठेगा। इसी को क्या बोलते हैं, एमसीटी, क्या बोलते हैं, केंद्रीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, केंद्रीय क्षेत्र। तो आप बताएंगे बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो आप बताएंगे केंद्रीय क्षेत्र एमसीटी विद्यमान है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच जो बनी घाटियां हैं, ठीक है, जो छोटी बड़ी घाटियां हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आता है, इन सबके बारे में हम लोग विचार करेंगे। देखिए जो इसमें कश्मीर घाटी है, क्या है बेटा, पहला कश्मीर घाटी है। तो आप लोग कश्मीर घाटी का नाम सुने हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आज जान भी लीजिए। देखिए यह घाटी बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, यह घाटी बृहद हिमालय पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। देखिए सबसे पहले हम लोग बृहद हिमालय में बात करेंगे, और यह एक अभिनतिक घाटी है। इसको कौन सी घाटी बोला जाता है बेटा, यह एक अभिनतिक घाटी है। पहले तो मैं 4 घाटियां जो श्रेणी है उनको मैं समझा देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अभिनतिक क्या है, ठीक है। स्वाभाविक है कि आपको पूछ सकते हैं कि सर अभिनतिक क्या है, तो इसके बारे में समझिए। पहले देखिए एक पहाड़ होती है, ऐसे बनी होती है, पहाड़ बनी होती कि नहीं, ये जो ऊपर वाला सिरा होता है पहले अपनति होता है। क्या होता है, अपनति। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अभिनति मतलब नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर गया, फिर वहां से क्या आया, नीचे आया, तो ये जो बीच का क्षेत्र पड़ा, ये जो बीच का क्षेत्र पड़ा उसको बोलते हैं अभिनतिक घाटी। क्या बोलते हैं, अभिनति। बात समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला अपनति, नीचे वाला अभिनति, और जो बीच वाला है दोनों देखिए आ रहे हैं ना, हवा चलेगी या जल गिरेगा तो इधर आएगा कि नहीं बीच में, तो इसी जगह को बोला जाता है अभिनतिक घाटी। क्या बोला जाता है, अभिनतिक। जो हमारी कश्मीर घाटी है ये कौन सी घाटी है बेटा, अभिनतिक घाटी। बात समझ में आया। एक संदर्भिक और है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए आप कभी पहाड़ इस तरह भी देखे होंगे, ठीक है, श्रृंग और गर्त के रूप में, तो ये जो इसको बोला जाता है जो ऊपर चढ़ रहा है समपनति। क्या बोला जाता है, समपनति। और समपनति का मतलब एक समान रहेगा लेकिन क्या रहेगा, ऊपर जाएगा। और समभिनति का मतलब होता है नीचे, समभिनति का मतलब नीचे। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये ऊपर उठ रहा है, ये यहाँ से देखिए, बात समझ रहे हैं, और ये जो दोनों मिलकर यहाँ पे गर्त बना रहे हैं या घाटी बना रहे हैं, इसको बोला जाता है समभिनातिक। क्या बोला जाता है, समभिनातिक। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आई बात पूरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, इसमें केरबा नामक मृदा पाई जाती है। मृदा का मतलब मिट्टी, ये जो यहाँ ये वाला स्थान है ना, इसी में पाई जाती है केरबा मृदा। कौन सी मृदा, केरबा मृदा। तो केरबा जो मृदा होती है ये देखिए उपजाऊ होती है, किस लिए, ये उपजाऊ होती है बेटा केसर के लिए। किस लिए, केसर के लिए। लोग कहते हैं ना कि केसर खाने से जो थोड़ा सा महिलाएं जब उनके पेट में एक तरह से कह लीजिए बच्चा होता है, प्रेगनेंसी का मामला होता है, तो उस समय लोग बताते हैं कि केसर खाने से क्या होते हैं, बच्चे गोरे होते हैं, कहा जाता है ना जी। तो वही केसर जो है और
शुद्ध केसर मिल नहीं पाता है जल्दी, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। तो ये केसर किस मृदा में होता है? करेबा मृदा में। आप सोचेंगे कि यहाँ केसर उपजाऊ हो जाए हम लोग को यहाँ, तो संभव है? नहीं संभव है। तो इसके लिए करेबा मिट्टी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखिए ये सरोवरी निक्षेप है, ये सरोवरी निक्षेप है, झीलों में अवसादों का जमना, ये सब ऊपर से आ रहा है, ये सब अवसाद, ठीक है, यहाँ पे जमेगा तो करेबा होगा और इसी मिट्टी में केसर आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि केसर का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो बताइएगा करेबा मिट्टी में। किस मिट्टी में? करेबा मिट्टी में। और करेबा मिट्टी कहाँ से उत्पन्न होती है आपको बता ही दिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये सरोवरी निक्षेप है, झीलों में अवसादों का जमना, जब अवसाद जमेगा तो ये मिट्टी पाई जाएगी। इसमें किसी को दिक्कत कहीं पर? आगे बढ़ते हैं। बात आती है कुल्लू घाटी। आप लोग सुने होंगे, कश्मीर घाटी भी सुने होंगे और कुल्लू घाटी भी सुने होंगे। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, इसमें विशेष कुछ नहीं है। उसके बाद कांगड़ा घाटी आती है। कौन सी घाटी? कांगड़ा, भांगड़ा नहीं, कांगड़ा। कौन सी घाटी? अच्छा बताइए, भांगड़ा नृत्य जो है कहाँ का है? पंजाब का, हरियाणा का। बात समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अपने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो कांगड़ा जो घाटी है ये भी हिमाचल प्रदेश की घाटी है। यह एक अनुदैर्ध्य घाटी है, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, जो लोग साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम पढ़ाए हैं, जब हमारा पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। आगे देखिए, ये घाटियां पर्वत श्रेणियों के समानांतर तथा ढाल के समकोण पर निर्मित है। ये जो घाटी है बेटा पर्वत श्रेणियों के समानांतर है, पर्वत श्रेणी के क्या है? समानांतर है, और ढाल के समकोण पर निर्मित है, ठीक है। समकोण का मतलब समझ रहे हैं, 90 अंश का कोण बनाएगी। आगे इन्हें स्ट्राइक वैली भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक वैली के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो बताएंगे कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी। इन घाटियों का उदाहरण इन घाटियां हैं, ये इन घाटियां नाम है, ठीक है। इन घाटियों का उदाहरण क्या बेटा? इन घाटियां हैं, जैसे देहरादून, जैसे देहरादून मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच पड़ता है। देहरादून जो घाटी है ये किसके बीच पड़ती है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ती है। आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से आपकी कुछ घाटियों को हम छोड़ रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा कि अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।